हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप पिछले 2-3 सालों की कट ऑफ को देखोगे आरआरबी पीओ के, अगर आप 60+ स्कोर कर रहे हो तो आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा होगा। पिछले 2-3 सालों में ऐसा कट ऑफ है। मेजरली स्टेट्स की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो 50 to 55 के बीच में ही देखने को मिलता है। तो अगर अभी से हम अपनी तैयारी को उस ट्रैक पे ले जाएं कि हमारा स्कोर जो हमारे मॉक टेस्ट में वो 60+ आने शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली हमारे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो साथ साथ मेंस की भी तैयारी कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, हमारे स्कोर जा रहे होते हैं 40, 35, 50, 38, हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि यार हमारा इस बार प्रीलिम्स से क्लियर नहीं होगा, मैं मेंस की तैयारी साथ साथ करूँ या ज़्यादातर टाइम अपना प्रीलिम्स पे फोकस करूँ। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे कि 60+ आप स्कोर कर रहे होगे अपने मॉक टेस्ट में, साथ साथ जब आपका एग्जाम भी हो रहा होगा यू आर प्रिपेयर फॉर दैट कि आप 60+ इजीली स्कोर कर पा रहे होगे। ठीक है, हमेशा आपने क्या देखा है कि जब भी आपका कोई पेपर कंप्लीट होता है तो उसके बाद सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस आता है। कुछ टीचर्स डिकोड कर रहे होते हैं कि किस तरीके का पेपर था, शिफ्ट 1 ईजी था, शिफ्ट 2 डिफिकल्ट था, 3 मॉडरेटेड था। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एनालिसिस देखते रहते हैं। तो इस सेशन में मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट वाइज तो नहीं करूँगा, मैं आपका पेपर में किस, जब भी कोई भी पेपर आता है, इजी शिफ्ट आता है, मॉडरेटेड शिफ्ट आता है, डिफिकल्ट शिफ्ट आता है, हमेशा किसी भी शिफ्ट में ना 3 पार्ट में हम एक पेपर को डिकोड कर सकते हैं। क्या क्या, मस्ट डू, दूसरा बात है डूएबल और तीसरा आता है मॉडरेटेड शिफ्ट में। मस्ट डू मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हर एक स्टूडेंट कर रहा होगा, ये करना चाहिए। फिर एक आता है डूएबल कि क्या क्या ऐसा प्रोपोर्शन होता है जो दिखने में ईजी होता है और बनता भी है बट थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा ले जाता है। और एक होता है मॉडरेटेड, जहाँ पे टाइम भी ज़्यादा हमारा जा रहा होता है और साथ साथ हमारे अप्रोचेस भी उतने ही तगड़े होने जरूरी होते हैं। तो 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। बट बिफोर, इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो पेपर होता है क्वांट और रीजनिंग का, उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डूएबल में कौन कौन से पैटर्न में रख सकते हैं, मस्ट डू में किसको रखते हैं। तो एक बार आते हैं, पहले देख लेते हैं कि आरआरबी पीओ में जितने भी पेपर में आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो किस किस पैटर्न या किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। या पिछले 2-3 सालों में आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन स्पीड मैथ से पूछे गए, कितने अर्थमेटिक्स से पूछे गए, कितने आपके पजल आए हैं, कितने सेटिंग अरेंजमेंट आई है, कितनी आपके सिलॉक्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए। एक बार उसको पहले डिकोड करते हैं, फिर आते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, पिछले 2-3 सालों का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ। स्पीड मैथ से आपके हर बार 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड मैथ मतलब अप्रॉक्सीमेशन के साथ या तो आपको क्वाड्रेटिक पूछ दिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन के साथ नंबर सीरीज पूछ दिया जाएगा, नंबर सीरीज के साथ क्वाड्रेटिक पूछ दिया जाएगा। तो केवल 2 ही आ रहे हैं पिछले 2-3 साल में, ऐसा नहीं कि तीनों आपको दे रहा है। अब स्पीड मैथ्स के 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपको कोई से भी दे देगा और वहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल रहे होंगे। 3 सेट ऑफ डीए आते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 5-5 नंबर के डीए आ जाएंगे, एक 3 नंबर का कैस्लेट आ जाएगा, या फिर कभी 3 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो 12 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से ले लूँ और 15 क्वेश्चन यहाँ से ले लूँ तो 27 बच जाता है आपके 13 क्वेश्चन जो कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक से आते हैं। या फिर अगर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इधर में कम होते हैं तो वो अर्थमेटिक में आपके एड ऑन होते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं टोटल 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लूँ, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन, इन 3 टॉपिक से आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। सेटिंग एंड पजल, ये टोटल 5 आपके सेट देखने को मिलते हैं, 4 से 5। हर कोर्स में मोस्टली 5 ही देखने को मिलते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जिसमें 4 देखने को मिल जाते हैं, मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाते होंगे आपके, नहीं तो 5 तो आपके श्योर शॉट देखने को मिलते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चंस, और 4 से 5 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस के होते हैं। तो इस तरीके से आपके 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के बनते हैं। पिछले 2-3 सालों के पेपर को अगर आप एनालाइज भी करोगे ना कि क्या क्या किस तरीके का पेपर आया है, कैसा आपका लेवल क्या है, तो एक चीज़ आप, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड है जिन्होंने पेपर दी हुई तो आप उनसे ही पूछोगे, तो एक चीज़ जो सभी बताएंगे क्या कि आरआरबी पीओ में बात कर लेते हैं तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना वो कंपैरेटिवली रीजनिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्वांट का पेपर ईजी आ रहा है और क्वांट का डिफिकल्ट आ रहा है और रीजनिंग का ईजी आ रहा है। मोस्टली बच्चे रीजनिंग में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फंस जा रहे हैं। ये नहीं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी पूछ रहे हैं, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा दे रहा है, अप्रॉक्सीमेशन भी ऐसे ऐसे दे रहा है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। डीए ऐसे ऐसे, अभी मैं डिकोड करूंगा सबको, तो डीए भी ऐसे ऐसे दे रहा है जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार देख लो कि भैया किस लेवल का पेपर आया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक पे अभी आपकी एक सेल चल रही है। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास आपको मिल जाएगा 263 रुपीज़ का, और टेक्स्ट बुक पास प्रो जिसमें आपका प्रीवियस ईयर का हर एक एग्जाम का पेपर है वो आपको 378 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आप कोड VB12 लगाओगे तो 12% का डिस्काउंट आपको मिल जा रहा होगा वहाँ पे। ठीक है,
तो पास प्रो आपको 378 का मिल रहा होगा, पास आपको 263 का मिल रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपके साथ लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और अटेम्प्ट करके जरूर देखो कि लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्वांटिटी एप्टीट्यूड की कितनी थी, रीजनिंग का कितना था, आप कितने स्कोर कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर में, सो दैट कि आपको एक क्रोनोलॉजी पता चलेगा कि अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे किन किन चीज़ों में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, जाके ज़रूर परचेज करना। अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताया था ना कि मैं डिकोड करके बताऊंगा कि इंडिविजुअल पेपर में क्या क्या चीज़ होती है। तो 3 टाइप के पेपर को हम करते हैं। एक होता है मस्ट डू वाला पार्ट, जो कि 100% बच्चा कर रहा होगा जो एग्जाम में बैठा हुआ है ना। फिर आता है डूएबल वाला पार्ट, मतलब जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। और फिर आते हैं मॉडरेटेड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लेवल अप करके, जहाँ पे ये अगर 100% बच्चे मस्ट डू वाला पार्ट करते हैं ना, तो 50-60-70% बच्चे डूएबल वाला पार्ट करते हैं और 20 से 30% बच्चे मॉडरेटेड वाला पार्ट करते हैं। तो मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे तो कोई आपका कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन आके यहीं पे फंस रहा है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए ये दोनों बहुत तगड़ा होना चाहिए। कैसे, देखो मस्ट डू वाले पार्ट में मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या रखा है, स्पीड मैथ्स वाले पार्ट को, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे रखे। और रीजनिंग में देख लो, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी और डायरेक्शन बहुत ईजी होते ये 3, ये इधर ये और इधर ये रीजनिंग में। तो यहाँ से अगर 10 to 12 और यहाँ से 10 to 12 मैं मान लेता हूँ कि 12-12 भी मान लेता हूँ, तो 24 क्वेश्चन है। और मैं मैक्सिमम टाइम अगर इन दोनों को प्लस करके दे दूँ ना, तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट आपके लिए वहाँ पे हो जाएगा ये वाला पार्ट करने में, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। स्पीड अगेन प्रैक्टिस से ही आपकी आ रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, आप सीख लो 1-2 दिन क्लास करके, ठीक है। सिलॉक्स से तो 10 मिनट के अंदर आपके ये 20 क्वेश्चन, ये 24 क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो आपके डन होने चाहिए एनी हाउ, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 सेट ऑफ डीआई आ रहा है। 3 सेट ऑफ डीआई में एक सेट जो डीआई का आ रहा है वो बहुत हल्के लेवल का रहा है, मतलब आप आराम से कर सकते हो उसको सॉल्व, तो इसीलिए मैंने उसको डुएबल में रखा है, मतलब हर कोई बच्चा उसको कर रहा है सॉल्व, तो वो डुएबल हो गया आपका, ठीक है। साथ साथ 5 से 6 अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे या फिर आपकी पकड़ उसमें अच्छी होगी, तो आप आराम से बना रहे होगे। तो ये रखा। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि रीजनिंग का पेपर कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इजी आ रहा है, तो इसमें मैंने देखा कि 3 सेट ऑफ डीआई आप आराम से बना सकते हो। अब फिर वही बात है, आप यहाँ पे अगर आपने 10 मिनट के बजाय ले लिया 20 मिनट, तो फिर तो आपको यहाँ पे आते आते ही पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे कि भैया टाइम ही नहीं बच रहा है, तो ये तो 10 मिनट में होना चाहिए, ठीक है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 5 अगर सेट आ रहे हैं तो 2 से 3 तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपसे बन रहे होंगे, है ना। आपका कुछ तो फोर्टे होगा कि मतलब आप इसमें आप कहीं से भी क्वेश्चन आप बोल दोगे। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि फ्लोर वाइज होता है, बहुत सारे बच्चों का फ्लैट फ्लोर होता है, कुछ बच्चों का सर्कुलर रीअरेंजमेंट में जो सेटिंग हो रही होती है तो वो उनसे बन जाता है, कुछ का होता है कि पैरेलल रोज में बैठ रहे होते हैं 5 ऊपर 5 नीचे, वो होता है। तो आपके भी तो कुछ तो होंगे 2-3, तो वहाँ से आपके 2 से 3 पजल डुएबल होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कितने कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ डुएबल होते हैं, ठीक है। और मिसलेनियस के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दो तो 2-3 तो आप बनाओगे ही बनाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस डी इंडिविजुअली बात कर लूँ तो इस डी को बनाने में आपके लगते हैं 2 से 3 मिनट मैक्सिमम, बता रहा हूँ टाइम, 3 मिनट का टाइम ले रहा हूँ मैं, 3 मिनट ले रहा हूँ। 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाने में मैं ले रहा हूँ 4 मिनट का टाइम, तो 7 मिनट मैंने यहाँ से ले लिया। 3 पजल को बनाने के लिए मैं अगर ऑन एन एवरेज एक पजल पे 3 मिनट का भी टाइम दूँ तो कितने बनते हैं 9 मिनट, तो मैं दे रहा हूँ 10 मिनट, ठीक है। और 5 मिसलेनियस बनाने के लिए आपके पास 3 से 3 मिनट ले लेते, तो यहाँ पे 13 मिनट, 3 16 और 4 20 मिनट, मैंने यहाँ पे 20 मिनट दे दिया, ठीक है। अब देखो जब आप इस सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन को बना रहे हो ना, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा कि आप देखोगे कि मेरा 30 मिनट टाइम चला गया, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कितने बनाए, यहाँ से 24, ये 5 29 और 5 34, और 34 प्लस का 15 कर लेता हूँ 49, और प्लस का 5 54-55 क्वेश्चन आप यहाँ तक 30 मिनट्स के अंदर आपने 54 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं आपने। अब खुद बताओ, आपको पता है कि आपने 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अभी भी आपको पता है कि आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है। मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेता हूँ कि आप स्पीड मैथ्स में किसी क्वेश्चन में फंस गए, किसी पजल में आप अटक गए, तो मैं 5 मिनट इसको एक्स्ट्रा और भी दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने हो गए, 20 10 30 5 35 मिनट का टाइम हो गया, 54 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को लेकर चल रहा था, ठीक है। अभी भी 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अब देख लो कि जब आप पेपर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि पजल का सेटिंग अरेंजमेंट आपने 2 कौन से छोड़े। एक आप यहाँ पे एक डीए आएगा, ये कैलकुलेटिव डीए होता है, आपको पता है कि बन जाएगा आपसे, बहुत ईजी, मतलब कुछ नहीं होता डीए में, डिकोड करने वाली चीज़ें कुछ नहीं होती, बट कैलकुलेशन बहुत तगड़े लेवल का होता है। आपको
ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3-3 4-4 लाइंस के होंगे, जहाँ पे अगर आपने डीआई बना भी लिया तो फिर आपको वहाँ पे मतलब आंसर फिगर आउट करने में एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट 2 मिनट का भी टाइम लग सकता है। इतने कैलकुलेशन होते हैं कि 2-2 मिनट का टाइम लगता है एक क्वेश्चन को करने में। तो ये होता है कैलकुलेटिव से डीआई। अर्थमेटिक से 4 से 5 क्वेश्चन फिर से वही चीज़ की फंसने वाला होगा, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको तो कभी मत बनाना। जो अर्थमेटिक आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया वही एनफ है। देख लेना कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा डीए में तो फिर आप इसको अप्रोच करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे वो डीए ये अर्थमेटिक नहीं बन रहे थे तभी आपने यहाँ पे स्किप किया था। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोशिश करना कि कम से कम 5 क्वेश्चन आप बनो। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि 5 अगर डीए है ना तो 5 के 5 क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो थोड़ा सा कम लेंदी होगा, वहां से वो 2 क्वेश्चन पिक कर लिया। 1-2 क्वेश्चन शायद अर्थमेटिक के बन जाए, वो कर लिया। और ट्राई ज्यादा करना कि इस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से ना कोई सा एक आपसे क्रैक हो जाए, सिर्फ एक। तो अगर आप 5 मिनट यहाँ पे भी दे रहे हो, 5 मिनट यहाँ पे भी दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 5-5 मिनट का मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, या फिर अगर आप 5 मिनट इधर ना दे के 4 मिनट दे दो, 6 मिनट दे दो, 6 मिनट 4 मिनट कर लो। अगर आप यहाँ से आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चन भी बना रहे हो, मैं तो 10 लेके चलूंगा बट आप 8 क्वेश्चन भी बना रहे हो, तो आप 62-63 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए यहाँ तक। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया एक डीए तो अभी भी बचा होगा और 2-3-4 अर्थमेटिक बचे होंगे। एक डीए ऐसा आएगा जो आप अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप उसमें पूरा का पूरा टाइम भी दोगे, वो डीए अटेम्प्ट भी नहीं होगा और फिर सारा गेम ओवर वहीं पे। तो इस वाले डीए से हमेशा बच के रहना। वो कैसे पता चलेगा कि भैया ये कौन सा डीए है कि जिसमें टाइम मेरा जाएगा फिर भी मेरा आंसर नहीं आएगा? तो वो डीए होता है अगर आपने कभी कैसलिक बनाया ही नहीं है। तो भूल से भी मत अटेम्प्ट करना। मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो करो, एग्जाम में मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, कुछ डीए आप देख रहे कैलकुलेशन ज़्यादा है, 5 के 5 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर मैं 10 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 7 मिनट लगा के 5 क्वेश्चन बना भी लेता हूँ तो क्या मेरे लिए वो वर्थ इट है? नहीं है। तो फिर वो क्वेश्चन इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक के आपने कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जैसे आपने नहीं ज़्यादा फोकसली पढ़े होंगे तो उसको मत अटेम्प्ट करो वहाँ पे, वो आपके लिए वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, उस एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, सिमिलरली कुछ सेटिंग पजल होंगे जो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करे होंगे, या फिर जब आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको घर पे बैठ कर सॉल्व करो। फिर जब मॉक टेस्ट आए तो उसको सबसे एंड में बनाने की कोशिश करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो अगर ऐसा होता रहेगा कि आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उस पैटर्न पे एग्जाम में आप सॉल्व करने बैठोगे, मॉक टेस्ट में आप सॉल्व करने बैठोगे, टाइम भी किल होगा, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होंगे, फिर आपको दिखेगा कि मेरा 7 मिनट चला गया, मेरे अटेम्प्ट अभी तक 0 है। तो फिर आपके लिए एग्जाम में बचते हैं 38 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी अपना एक बार पैटर्न फॉलो करो। एक तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप एक बार जरूर बताना कि अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया हुआ या पेपर दिया हुआ है तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो रीजनिंग का पेपर आता है कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, पिछले 2-3 सालों में जो पेपर बन रहे हैं आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ केवल मैं अभी, तो वहाँ पे रीजनिंग का पेपर कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ईजी आता है। क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा ही मॉडरेटेड होता है और रीजनिंग डूएबल पे ज़्यादा पैटर्न पे होता है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Keep practicing more and more, and all the best for your upcoming examination.